गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज की सेशन शुरू करते हैं। तो पहले एक विचार लेते हैं कि जैसे आज तो गुजरात में बारिश का पूरे मौसम छा गया है, हर जगह बादल है, ठंडक है। उसमें ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। देखो खिड़कियाँ भी खिड़क रही है। तो एक बात समझने की ये है कि हितावरिया जी की सिस्टम में दो शब्दों से खास परिचित होना जरूरी है और हम समझते भी है। जैसे कि दो शब्द है ब्रेन एंड माइंड, और जो हम पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर भी यही ब्रेन की और माइंड की बात चल रही है। तो ये दोनों जो है वो साथ में जब काम करते हैं तो ही हमारा जीवन चलता है। जीवन की जो गति है वो बनी रहती है। और हम ये भी जानते हैं कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। ब्रेन तो एक ठोस चीज़ है जो फिजिकल लेवल के ऊपर है, और माइंड जो है जिसको हम माइंड कहते हैं या चित्त कहते हैं वो यूनिवर्सल माइंड जो है उसका हिस्सा है। इसको हम चित्ती भी कहते हैं। चित्ती से चित्त बनता है। अब समझने की बात ये है कि ब्रेन जो है और उसके अंदर के जो कुछ चीज़ें हैं वो फंक्शन तब तक नहीं करेगी तब तक जब तक ये माइंड या चित्त जो है वो अंदर नहीं आएगा हमारे पांचों इंद्रिय द्वारा। जैसे एक बल्ब है, पर बल्ब तक जब तक बिजली पहुंचती नहीं है तब तक बल्ब जो है वो रोशनी नहीं फेंकता है। इसी तरह जो ब्रेन जो है, ब्रेन को चाहे कुछ देखना है, सुनना है, कुछ करना है, सोचना है, तो वो तब तक नहीं कर सकता है जब तक ये चित्त हमारे अंदर नहीं आता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो देखते हैं वो चित्त के प्रकाश में सब कुछ देखते हैं, पर चित्त को नहीं देख सकते। चित्त ब्रेन में जाता है और ब्रेन जो है वो चीज़ को हमें ज्ञात देता है कि भाई ये चीज़ ये है। तो आफ्टर ऑल जो है वो चित्त से हम इनडायरेक्टली ब्रेन द्वारा हम देखते हैं, पर चित्त को खुद नहीं देख सकते। तो ये कहने के मतलब ये है कि चित्त का प्रकाश जो है वो सीधा हम देख नहीं सकते, पर चित्त का प्रकाश जो है वो ब्रेन में जाता है। एक ये ऐसा है कि जैसे कि सूरज का प्रकाश है, तो सूरज का प्रकाश चंद्र के ऊपर पड़ता है और इसके कारण हम चंद्र को देख सकते हैं। अब सीधा अगर चंद्र के ऊपर प्रकाश नहीं आता है, चंद्र के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो हम चंद्र को देख ही नहीं सकते। ठीक है, इसको तो हम अमावस्या कहते हैं कि चंद्र को नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य का प्रकाश अब चंद्र के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ हम सूर्य का प्रकाश को सीधा नहीं देखते हैं, पर फिर भी जो है चंद्र का प्रकाश के द्वारा हम सूर्य के प्रकाश को ही देखते हैं। तो यही बात है कि चित्त जो है वो सीधे सीधा इसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, पर वो ब्रेन में पड़ता है, ब्रेन पर, और ब्रेन के अंदर की जो फंक्शन है उसके द्वारा फिर हम कुछ जान सकते हैं। फिर पांचों इंद्रियां जो है वो काम करती है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि भाई चित्त जो है वो इसको ही हम देखें ब्रेन को लाए बिना, तो ब्रेन नहीं है, ब्रेन का अब उपयोग नहीं करना है और हम चित्त को डायरेक्ट परसीव करें, तो अगर ऐसा हो सकता है तो उसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान का मतलब क्या है कि हमने अभी चित्त का प्रकाश डायरेक्ट जल लिया, ब्रेन बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्रेन आएगा तो फिर विचार आएंगे तो फिर ध्यान नहीं हो पाएगा।
तो चित्त का प्रकाश जो है, इसको अगर हम सीधे सीधा झेल सकते हैं तो वो एक ध्यान की स्थिति बन जाती है। तो पर ये चीज़ बहुत मुश्किल है। हम जिसको ध्यान कहते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा तो ब्रेन भी पीछे बैकग्राउंड में चालू रहता है। तो यहाँ चित्त की एक स्थिति बच जाती है। प्रकाश मतलब कोई डायरेक्ट प्रकाश लाइट के अर्थ में प्रकाश नहीं है, पर चित्त की जो स्थिति है उसका ही अनुभव होता है, विचारों का अनुभव नहीं होता है। चित्त का जब सिर्फ चित्त का अनुभव होता है तो फिर इसको हम ध्यान कह सकते हैं। तो ये एक बात समझने की है कि जिनको ध्यान करना है तो ये पहले ये स्थिति को निर्माण करना पड़ता है। चलिए अब किताब में से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 7th मीटिंग चल रही है उसका लास्ट पेज बाकी है तो वो पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 94 है और ब्लैक वॉल्यूम में 33 होगा, 333। अब इसके अंदर लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि तावरिया जी जो जिस बात के ऊपर भार देते हैं वो ये है कि अगर जो दो मार्ग है, एक मार्ग है संसार का मार्ग जिसके अंदर हमें संसार की सब फर्ज जो है उसको निभाना है और फिर साधना करना है, और दूसरा मार्ग जो है ये कि लोग संसार को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं और निकल जाते हैं और कोई एकांत में जाके साधना करते हैं। तो ये दो मार्ग है। उसको तावरिया जी कहते हैं कि ये दो मार्ग नहीं, पर ये दो मार्ग जो है उसको एक ही मार्ग बना के हमें जीना है। तो मतलब कि संसार में भी रहना है और साधना भी करना है, दोनों चीज़ों द्वारा हमें आगे बढ़ना है। तो वही बात हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, जिसमें जो पुरानी जो स्कूल्स है वो लोग उसका इनकार करते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट टाइम हमने देखा था कि सो कॉल्ड योगा एंड ज़ेन स्कूल्स एंड ऑल फिलोसॉफीज एंड रिलीजियन डू नॉट एक्सेप्ट दिस कॉन्क्रेटिविटी लिव्ड लाइफ। तो ये जो दोनों प्रकार की जो साथ साथ में कॉन्करेंटली मतलब साथ साथ में जो जीवन है कि एक जीवन है हमारा सांसारिक जीवन और दूसरा साधना का, दोनों को साथ साथ में चलना चाहिए। पर ये जो ज़ेन और योगा और फिलोसफी वाले जो है वो उसका इनकार करते हैं, वो उसको नहीं स्वीकार सकते। इट इज़ बिकॉज ऑब्जेक्टिव वर्ल्डली लाइफ इज कंसिडर्ड एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द एस्पिरेंट विच इज द कार्डिनल एरर। तो वो लोग ऐसा मानते हैं जो ध्यान के मार्ग में या अध्यात्म के मार्ग पर जाना चाहते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भाई ये संसारिक जिम्मेदारी लेंगे तो फिर ये तो साधना नहीं हो पाएगी, क्योंकि संसार में तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मतलब कि अंतराय आते रहते हैं, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसके कारण हम साधना के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। पर तावरिया जी कहते हैं कि ये उन लोगों की कार्डिनल एरर है, मतलब मुख्य भूल है, और ये जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। सच ए concurrently lived life will bring about abrupt awakening। अब abrupt awakening क्या है कि जिसमें एक जो जागृति है वो सहज प्रकार की जागृति है, एक आकस्मिक रूप में एक जागृति है कि जिसके अंदर हम संसार में भी रहते हैं और संसार के साथ में हम जो कुछ साधना करते हैं और जागृति को हम डेवलप करते हैं वो एब्रप्ट अवेकनिंग है। तो वो जब ऐसा जीवन जीते हैं कि जिसके अंदर दोनों मार्ग है उसका समावेश है, और इस तरह की हम जब यात्रा करते हैं तो ये एब्रप्ट अवेकनिंग का अनुभव होता है। ये एब्रप्ट अवेकनिंग जो है वो पैसिव अवेयरनेस जो है इससे काफ़ी ऊपर की चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली हम संसार में जीते हैं तो पैसिव अवेयरनेस से जीते हैं, पर अभी यहाँ साधना को हमने संसार के साथ में जोड़ दिया है, प्रवृत्ति के साथ में जोड़ दिया है, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो जागृति आएगी वो एक
सहज आकस्मिक जागृति हमारे अंदर आएगी। इट इज neither a state of ecstasy or of retreat, nor sitting cross-legged or with closed eyes, nor of indifference। तो ये जो है वो स्थिति ऐसी है कि इसके अंदर कोई बहुत एक्सटेसी नहीं है। एक्सटेसी मतलब कि बहुत आनंद, परम आनंद, या इसको एक्सट्रीम प्लेजर कहते हैं, इस तरह की एक्सटेसी। तो न इसमें एक्सटेसी है, न कि कोई रिट्रीट है, मतलब एकांत में जाके साधना करने का भी सवाल इसके अंदर नहीं है। और इसमें न कोई पालती मारकर बैठ के ध्यान करने की बात है और आंख बंद करके बैठने की बात है, या न कोई इनडिफरेंट मतलब तटस्थ होकर बैठने की बात है। तो संसार में सब प्रवृत्ति करना है और साथ साथ में वो साधना भी चलनी चाहिए। खाली पालती मारकर बैठकर साधना करना ये इसमें कंसेप्ट नहीं है। मतलब कि हर समय, क्योंकि अगर हम जागृति की बात करते हैं तो जागृति तो हमें हर समय निभाना है, 24 घंटों निभाना है। जैसे थ्री स्टेप है वो कैसे हमें 24 घंटों करना है, तो जागृति भी जो है वो हमें कांस्टेंट करना है। चाहे कोई भी कामकाज करते हो, कुछ भी करते हो हम, तो हर समय हम जागृति को अगर निभाते हैं तो फिर ये जो है वो पालती मारकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ द मोस्ट नेचुरल स्टेट। ये नेचुरल स्टेट है कि जिसके अंदर हम जागृति के साथ आराम से जी रहे हैं। When we run away from our natural state, we create problems। अब जब हम भाग जाते हैं, ये सब सारी जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और यहाँ तक कि कई बार तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं और भिक्षा से जीवन गुजारना पड़ता है, किसी का आश्रित होना पड़ता है। कोई आश्रम में जाके रहते तो आश्रम के नियमों को फॉलो करना पड़ता है, आश्रम के जो महाराज होते हैं उनके आदेश को पालन करना पड़ता है। तो घर छोड़कर भागना ये आसान नहीं है। वैसे भी ये तो एक एस्केपिज्म तो है ही, पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी उसके अंदर आ सकते हैं। या मानो कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे है और आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं कहीं पर, वो भी इतना आसान नहीं होता है। इट जस्ट हैपन्स एंड विल कीप हैपनिंग। तो ये जो एब्रप्ट अवेकनिंग है वो होती है और कंटिन्यू होती रहती है। द प्रॉपर कंडीशंस प्रिवेलिंग, पर उसके लिए ज़रूरी ये है कि प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए। तो ऐसा अंदर की एक स्थिति होनी चाहिए हमारे अंदर कि ये फिर एब्रप्ट अवेकनिंग जो है वो हमेशा बनी रहेगी हमारे साथ में। चाहे फिर कोई भी कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर एब्रप्ट अवेकनिंग के साथ में हो पाएगा। इट इज फर्दर टू द थर्ड स्टेट ऑफ अवेकननेस टू बी रीच फ्रॉम द स्टेट ऑफ पैसिव अवेयरनेस एंड विल रिमेन विथ अस ऑल द 24 आवर्स। तो ये जो स्थिति बनी है ये एब्रप्ट अवेकनिंग की, उसको थर्ड स्टेट कहते हैं। तो 4 स्टेट इसके अंदर है अवेकनिंग के। उसमें जो तीसरा स्टेट जो है वो सब्जेक्टिव है और चौथा अंतिम स्टेट जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टेट है, जिसको तुरिया भी कहते हैं। तो ये थर्ड स्टेट जो है अवेकनिंग का सब्जेक्टिव, वो पैसिव अवेयरनेस से बिल्कुल अलग है, पैसिव अवेयरनेस से ऊपर है। पैसिव अवेयरनेस में तो बहुत निम्न कक्षा होती है चेतना की, इसमें चेतना जो है ऊपर उठी हुई है और वो एब्रप्ट अवेकनिंग के साथ में काम करती है। और फिर उसको हम 24 घंटे भी उसको हम रिमेन कर सकते हैं, साथ में हम चालू रख सकते हैं। टू परसीव द माइंड एज अनमूव्ड एंड येट नॉट टू रेज ए थॉट एज टू इट्स इमूवेबिलिटी। मतलब क्या कि जो चित्त जो है, चित्त वैसे कैसा है कि अनमूव्ड है, वो स्थिर है, वो अचल रूप में है। और जब हम इसको परसीव करते हैं, जब उसको हम देखते हैं, तो उसके अंदर जो उसके अंदर जो अचलता का प्रति कोई भी विचार हमें उत्पन्न नहीं होता है।
मतलब कि चित्त की स्थिति ऐसी है कि अगर वो अचलता को हम धारण करते हैं, जैसे अभी पहले हमने देखा कि चित्त जो है वो चित्त के प्रकाश को ही देखना है, उसमें ब्रेन में नहीं आना चाहिए। तो ऐसी यहाँ बात है कि विचार उसमें नहीं आता है, उसकी अचलता जो है वो मेंटेन रहती है यहाँ। It simply means that the movie camera A, the thinking instrument, does not try to look into or fathom the silent area C, area of the brain, nor the ideal condition of silent area C should try to look into the other brain areas of the movie camera. तो ब्रेन के 3 हिस्से हैं, ये जो है उसमें थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा आता है, बी में एडमिनिस्ट्रेटिव और अपकीप का आता है, और तीसरा जो है वो साइलेंट एरिया है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो ये इमूवेबल का जो यहाँ अर्थ करते हैं कि ये उसकी अचलता को देखना, उसका मतलब क्या है कि जो सी जो है मतलब साइलेंट एरिया है, उसको ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है उसके अंदर उसको न देखना है, न कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को सी जो है साइलेंट एरिया उसकी जो गहराई है उसके अंदर देखने का उसको प्रयत्न करना है। तो दोनों को अपने अपने हिसाब से चलना है। सी जो है वो उसका काम जब शुरू होता है तो वहाँ तो ए का काम होता नहीं है, पर ए जब एक्टिव होता है तो उसको सी के अंदर देखने की कोई परमिशन नहीं है, और न उसकी कैपेसिटी भी है, वो इतना ये नहीं है कि सी के अंदर जाके कुछ देख सके समझ सके। पर ये दोनों को अपने अपने जगह पर रह के काम करना है। Each area is loyal to its own dharma, its own inherent duty to be accomplished. तो जो दोनों तीनों हिस्से है ब्रेन का, वो उनका अपना अपना धर्म है, धर्म मतलब ड्यूटी, तो उनकी अपनी एक ड्यूटी है और वो ड्यूटी को उसको कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, वही उनका काम है। और इसके लिए ये भगवान ने ये चीज यहाँ बनाई हुई है। द कंप्लीट और फुल्ली डेवलप ह्यूमन बीइंग डज लिव लाइक दिस। तो जो जिसके अंदर ये योग से डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको तावड़िया जी बायोलॉजिकल कंप्लीट भी कहते हैं, ऐसी व्यक्ति जो होती है उसके अंदर फिर इस प्रकार का एक चीज बनती है कि वो ये जो इनहेरेंट ड्यूटी है उसके साथ में ही वो जीता है, और उसके अंदर जो जो ब्रेन के एरियाज है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। वी ऑल कैन लिव लाइक किंग जनक। अब आपको पता होगा कि जनक का एक पात्र हमारे अंदर शास्त्रों के अंदर आता है, और वो सीता माता का वो फादर भी थे जनक, और उसे उसको जानकी कहते थे। तो वो जो किंग थे मिथिला नगरी के, तो उसकी स्थिति इतनी ऊंची थी कि वो खुद राजा थे, पूरा जो ये था तो वो जो है वो इतनी स्थिति ऐसी थी कि राजकारोबार भी संभालते थे, फिर भी वो अपनी निजी अवस्था जो अंदर की स्थिति है, ध्यान की स्थिति या अंदर की एक जागृति की स्थिति के साथ जीते थे। और इनकी इतनी ऊंची अवस्था थी कि सुखदेव भी उनके शिष्य बने थे, और सुखदेव थे वो व्यास जी के पुत्र थे, और व्यास जी वो थे जिन्होंने 18 जो पुराण है उसकी रचना की थी। महाभारत जो है जिसको उन्होंने रचा था, ऐसे व्यास जी इतने महापुरुष थे, उनका पुत्र जो था सुखदेव वो तो उनसे ज़्यादा ज्ञानी था, पर वो राजा जनक का भी शिष्य था। तो राजा जनक की कैसी ऊंची स्थिति होगी वो हम समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये भैया इस तरह हमें जीना है कि राजा जनक की तरह, मतलब कि संसार का कामकाज भी करना है और अंदर की स्थिति को भी बना के रखना है। इन गीता दिस इज स्ट्रेस्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, spirituality is the real art of living. There is a twofold part, the part of wisdom and there is the part of action.
तो ये गीता का कोटेशन है, इसमें भगवान कहते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है, तो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। अध्यात्म क्या है? जीवन जीने की कला है। और उसके अंदर जो 2 पाथ है, वो दोनों पाथ को ये करना है, मेंटेन करना है। तो एक पाथ क्या है? पाथ ऑफ विजडम, मतलब कि ज्ञान का मार्ग है। एंड दूसरा पाथ जो है पाथ ऑफ एक्शन, मतलब कर्म का मार्ग है। तो कर्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग, दोनों मार्ग को समन्वय करके जीना है। फिर तावरजिया जी यहाँ क्या कहते हैं? देयर इज ए 2-fold पाथ, नॉट देयर आर 2 पाथ्स। तो ये जो 2 मार्ग नहीं है, ये कि भाई एक ज्ञान का मार्ग है और एक कर्म का मार्ग है। यहाँ शब्द यूज किया 2-fold पाथ, नॉट 2 पाथ। तो 2 पाथ नहीं है, पर एक ही पाथ के दो पहलू है। जैसे एक सिक्का होता है, उसके कैसे 2 पहलू होते हैं, इसी तरह ये जो है वो ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग जो अलग अलग नहीं है, वो एक ही मार्ग के 2 पहलू है। एंड वन शुड नॉट discriminate which of the 2-fold path is better, because the choice does not arise, for there are not 2 paths where choice is possible, both are needed and are equally divine. तो ये जो 2 मार्ग है, यहाँ पाथ ऑफ एक्शन कहाँ है? वो मतलब कि हम जिसको ये संसार का मार्ग भी कह सकते हैं, कर्म का मार्ग मतलब संसार का मार्ग, जिसमें हमें संसार में रहकर जो कर्म करते हैं। और दूसरा ज्ञान का मार्ग, मतलब कि जो ध्यान एकांत में या जो हमारी साधना करते हैं वो। तो ये दोनों पार्ट जो है वो इसमें कोई पसंदगी नहीं करनी है, चॉइस नहीं है कि भाई ये कौन सा अच्छा है, ये करूं या वो करूं। ये दोनों ही करना है और दोनों अपने आप में अच्छे भी है और ये इक्वली डिवाइन है। दोनों एक दिव्य है, दोनों मार्ग या 2-fold path. The person who can live thus has indeed reached the climax of life and living. अब ऐसे व्यक्ति जो है, जैसे जनक जैसे राजा थे, जीते थे, या और भी जो लोग थे या शायद है होंगे कोई, तो वो इस तरह अगर जीते हैं तो वो जीवन की पराकाष्ठा के ऊपर आ जाते हैं। जीवन और जो जीने की जो स्थिति है उसकी वो एक पराकाष्ठा के ऊपर हाईएस्ट स्थिति है, जो क्लाइमेक्स है, उसके ऊपर वो लोग आ जाते हैं। द साइमल्टेनियस फंक्शंस ऑफ बोथ द डिसिप्लिन्स, वर्ल्डली लाइफ एंड हायर लाइफ, एंड अदर मस्ट नॉट बी सेक्रीफाइड एट द ऑल्टर ऑफ द अदर, नॉर अदर मस्ट इवन इंटरफियर विद द अदर। तो ये दोनों मार्ग जो है वो साइमल्टेनियस काम करने चाहिए, एक साथ साथ में हमारे अंदर काम करने चाहिए, वर्ल्डली लाइफ का और हायर लाइफ का। और ऐसा भी फिर भावना, अगर एक का करते हैं और दूसरा छूट जाता है, तो ऐसा भी भावना नहीं होनी चाहिए कोई सेक्रीफाइस की, कि भाई देखो मैंने ध्यान के लिए मैंने ये छोड़ दिया, मैंने इतनी अच्छी नौकरी थी वो भी मैंने अध्यात्म के लिए छोड़ दिया, ये था फला था, ये सब मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ध्यान में आगे बढ़ना है। तो इस तरह का अगर कोई कंसेप्ट लाता है और सोचता है तो वो बिल्कुल गलत है। एक के बदले में किसी का कोई सेक्रीफाइस नहीं देना है, वो दोनों, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है और दोनों के साथ में हमें जीना है, और एक को दूसरे के अंदर इंटरफियर भी नहीं करना है। मतलब कि जब हम संसार की ड्यूटी निभाते हैं, हमारी फर्ज निभाते हैं, तो फिर वहाँ अध्यात्म का, धर्म का कंसेप्ट ला के बैठ जाने की जरूरत नहीं है। जो ड्यूटी निभाते हैं उसको फुल्ली पूरे हृदय से उसको निभाना है। हाँ, उसमें जागृति वगैरह तो रख सकते हैं, और जब ध्यान वगैरह करते हैं तो फिर उसमें संसार को नहीं लाना है, संस्कारिक चीज़ों को याद नहीं करना है कि अभी वो काम बाकी है, वो करना है, वो करेंगे, तो संसार को भी उसमें नहीं लाना है। दोनों का जब जो कर रहे हैं उसके अंदर पूरा डूब के करना है। When thoughts come and go, do not follow them and your pursuing brain activity is cut off. अब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है कि विचार तो आते जाते रहते हैं, पर हमें क्या करना है, उसको फॉलो नहीं करना है, उसके जो है उसका अवलोकन नहीं करना है,
ब्रेन एक्टिविटी का, तो फिर जो है वो ब्रेन एक्टिविटी अपने आप में कट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। डू नॉट टेरी इन देम एंड योर अबाइडिंग इन देम इज कट ऑफ। तो उसको टेरी करने का, उसको रोक के रखने की जरूरत नहीं है, और उसके साथ जो जुड़ाव है वो भी हमारा वहाँ कट जाता है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेन को कोई ज़बरदस्ती रोक के रखने की ज़रूरत है। वहाँ एक बार हमारा अगर जुड़ाव कट जाता है ब्रेन की एक्टिविटी के साथ में, तो फिर हम ध्यान के अंदर उतर सकते हैं। द इन्फिनाइट माइंड हैज़ नो abiding place, for it flows constantly and your own mind is part and parcel of this infinite mind। अब हम जानते हैं इन्फिनाइट माइंड का लक्षण कि इन्फिनाइट माइंड तो जो है वो हमेशा बहता रहता है, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर इन्फिनाइट माइंड बहता रहता है, और उसमें से ही जो हमारे अंदर आता है चित्त के रूप में या सेल्फ माइंड के रूप में, वो हमारे अंदर फिर बहता रहता है और हमारा ओन माइंड बन जाता है। तो उसका कोई प्लेस नहीं है। इन्फिनाइट माइंड जो है उसको कोई बांध सके, उसको एबाइट कर सके, ऐसा कोई प्लेस नहीं है। वो हर जगह पर फैला हुआ है और फ्लो करता रहता है। और इसी तरह हमारा माइंड का भी है। जब हमारा माइंड ब्रेन की एक्टिविटी से कट ऑफ हो जाता है तो फिर वो अपने आप में हमारे अंदर फैलता रहता है। यू वॉक एंड यू टॉक, यू वॉक, यू टॉक एंड यू ब्रीथ। डज एनी ऑफ दिस एक्टिविटीज कम इन द वे ऑफ द अदर? अब देखो, शरीर की बहुत सारी क्रियाएं होती है और एक साथ में हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, और फिर भी कोई क्रिया दूसरी क्रिया के अंदर इंटरफियर नहीं करती। जैसे कि हम चलते हैं तो चलते चलते हम बात भी कर सकते हैं, या सिर्फ बात कर सकते हैं, या सिर्फ चलते हैं, या श्वास लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जब होती है तो कोई एक दूसरे के अंदर नहीं आता है। सब क्रियाएं जो है वो अपने अपने ढंग से चलती रहती है। डज नॉट ईच टेक केयर ऑफ इट्स ओन एक्टिविटी। तो ये एक शरीर की हमारी एक इंटेलिजेंस है कि वो अपने आप में ही केयर लेता रहता है। श्वास मतलब चलते हैं तो श्वास लेना है तो वो शरीर श्वास लेगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि चलते हैं तो श्वास रुक जाता है, या बात करते हैं तो श्वास रुक जाता है। तो श्वास का जो काम है, तो बॉडी की इंटेलिजेंस है वो चालू रहता है, और उसके साथ में और भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह जो शरीर की क्रियाएं जो है वो अपने आप में अपनी इंटेलिजेंस से चलती रहती है। इफ सो मैनी सब एरियाज ऑफ द ब्रेन of areas A and B can independently carry out their activities constantly and concurrently, and not as if when one is possible the other is not possible। तो इसी तरह जो ब्रेन के अंदर बहुत सारी जो अलग अलग एरियाज है और वो जो अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी एक इंटेलिजेंस है। और अब किस एरिया को काम करना है, जैसे हम जागृत है, कामकाज करना है तो ब्रेन का ये पार्ट है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका उपयोग करना पड़ता है। अभी हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग आपको करना पड़ता है। पर जब आप रात को सो जाते हैं तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का काम बंद हो जाता है। फिर जो बी पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, या जो उसको बॉडी को जो अपकीप रखता है, मेंटेन करता है, उसकी कामगिरी चालू हो जाती है। वो सेल्स का रिपेयरिंग रात को करते हैं, वो शुद्धि का काम जो है वो सब करते हैं, अंदर मेंटेनेंस का काम, तो वो भी काम करता है। और अगर हम ध्यान में जाते हैं और इतने गहराई में जा सकते हैं तो हम सी एरिया जो है वो साइलेंट एरिया तक भी पहुंच सकते हैं, तब उस एरिया का काम चालू हो जाएगा। तो ये अलग अलग एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट है और अपने आप में वो काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक काम करता है तो दूसरा, एक की संभावना है तो दूसरे की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने जगह पर काम कर सकते हैं। सो लाइकवाइज द टू मासिव एरियाज प्लस द थर्ड वाइटल
sub area of the brain. That this is possible is not accepted, and secondly, even if it were possible, should not be done is their basic misunderstanding. तो जो ये जो अगर ऐसा ये अलग अलग जो संभावितता है कि भाई एक काम करता है तो दूसरे नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो अगर हम इसको ये संभावित है उसको हम स्वीकार इसका नहीं होता है तो वो संभव है फिर न करना चाहिए। मतलब कि जो चीज़ ब्रेन के जो 3 पार्ट है उसके अंदर जैसे हमने कहा तो एक पार्ट काम करता है तो दूसरा पार्ट जो है वो उसको अपना काम करना चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होता है या ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो हमारी बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब गलत धारणा है कि भाई एक ही काम करेगा दूसरा नहीं करेगा। तो ये तीनों जो है वो अपने अपने ढंग से काम कर सकते हैं। In the world of religion, philosophy, yoga and Zen and TM etc., it is so thought of and this approach is totally wrong. तो ये जो अलग अलग मार्ग है हमारे यहाँ योग, ज़ेन, TM, फिलोसॉफी, धर्म वगैरह, उसके अंदर ये यही मानते हैं कि भाई एक ही मार्ग के ऊपर चलो, 2 मार्ग ये संभवित नहीं है। तो ऐसा है नहीं। या फिर ये कहे कि भाई जो ब्रेन का कोई एक ही हिस्सा काम करेगा दूसरा नहीं करेगा, ऐसा वो मानते हैं तो वो भी गलत है। इस तरह सोचना या उसका इस तरह का जो अप्रोच है, अभिगम है, वो गलत है। तीनों अपने अपने ढंग से काम कर सकते हैं। या अगर मार्ग की बात करें तो दोनों मार्ग के ऊपर व्यक्ति जी सकती है, दोनों मार्ग के ऊपर साथ साथ में, और एक मार्ग को ही लेना वो गलत है। If you diligently count how many activities each small sub area of the brain can carry out simultaneously, you will be dumbfounded. There are 16 billion cells in the brain, each capable of carry out 10 functions simultaneously. This is the power of the human brain. Then why deny our own possibilities? अब अगर हम ब्रेन की कितनी संभावना है, कितनी इसकी कितना पोटेंशियल है, कितना इसके अंदर पावर्स है, उसको अगर हमें देखना है तो उसके जो उसके जो एरियाज है, सब एरियाज है, स्मॉल सब एरियाज है ब्रेन के, वो किस तरह वो काम करते हैं साथ साथ में साइमल्टेनियसली, उसको हमें काउंट करना चाहिए। तो पता चलेगा कि हम मौन हो जाएंगे अगर इसको देखेंगे। इतनी इसका पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि हम स्तब्ध हो जाएंगे कि भाई हाँ इस तरह इतनी ब्रेन की कैपेसिटी है। तो कितनी कैपेसिटी बताइए कि 16 बिलियन सेल्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये 16 बिलियन सेल जो है वो है, और एक सेल जो होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 फंक्शन साइमल्टेनियसली है। मतलब कि अगर खाली एक हम ब्रेन का एक सेल्स का उपयोग करते हैं एट द टाइम तो वो 10 काम कर सकता है। अभी नॉर्मली क्या है कि हम एक साथ में 2 काम भी नहीं कर सकते हैं। हम जो है कोई गहराई से सोचते हैं तो हम उस दौरान हम बोल नहीं सकते या दूसरी क्रिया नहीं कर सकते, 2 क्रिया हम साथ में नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। पर अगर ये सेल्स को हम इतने डेवलप करते हैं तो खाली एक सेल इतना काम कर सकता है कि 10 काम कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ ऐसे पहले के ज़माने में ऐसे महापुरुष थे जो शतावधानी जिसको कहते थे, मतलब कि एक साथ में 100 जगह पर सत अवधानी, अवधान मतलब कि ध्यान करना, तो एक साथ में 100 जगह के ऊपर ध्यान रख सकते थे। इतनी कैपेसिटी भी वो लोग डेवलप कर सकते थे। तो यही कारण है कि अगर ये ब्रेन की जो एक सेल्स की कैपेसिटी है उसको हम धीरे धीरे ट्रेन करके उपयोग में लाते हैं
तो शतावधानी व्यक्ति की तरह व्यक्ति काम कर सकता है। तो इतना एक सेल का 10 फंक्शन है तो 16 बिलियन इंटू 10 कर दीजिए, इतनी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की अंदर है। तो ये इतनी सारी जो कैपेसिटी है, तो फिर इसका निषेध करने की, उसको डिनाई करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो इतनी पॉसिबिलिटीज है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। The idea, however, is that the two massive areas of the brain plus the third vital area can carry out concurrently their total individual activities, however dissimilar or even contradictory they may appear to be, and there should be no partiality for either clinging to one and shunning the other. That is, there should be no discrimination between the functions of the three brain areas. अब यहाँ जो है वो व्यक्ति के अंदर ये जो तीन काम करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसिमिलर या कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं। मतलब कि एक जो ब्रेन का काम है उससे साफ अलग बिल्कुल विरुद्ध काम दूसरे का हो सकता है, या दूसरा एक असमान काम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी ये तीनों जो है वो अपने आप में कॉन्करेंटली साथ साथ में काम कर सकते हैं। और इसके लिए फिर हमें कोई एक को पसंद करना है या एक के साथ चिपक के रहना है और दूसरे को छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन की भी करने की भी जरूरत नहीं कि ये इसको उपयोग करो, इसका उपयोग न करो, ऐसा कोई ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों जो है वो अपने आप में इंडिविजुअली फंक्शन कर सकते हैं। ये खाली इतना ही हमें आना चाहिए कि भाई किस ब्रेन का कब उपयोग करना है। जैसे कि भाई हम ध्यान में बैठते हैं और फिर वहाँ भी हम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने लगेंगे तो फिर ध्यान नहीं हो पाएगा। जब मंत्र जप करना है, अब प्रॉब्लम यही है कि लोग गायत्री करते हैं पर वहाँ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट उसका चालू रहता है, तो क्या होता है कि वो गायत्री में डूब नहीं सकता है। एक और मंत्र तो बोलते रहते हैं मन के अंदर, पर साथ साथ में बैकग्राउंड में वो ब्रेन चालू रहता है, तो विचार भी चालू रहता है, तो वो गहराई में जा नहीं सकता है। तो ये एक आर्ट है और वो आना चाहिए कि भाई अभी मुझे ये सी की ओर जाना है, साइलेंट एरिया की ओर जाना है, तो मैं थिंकिंग एरिया जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का ए पार्ट ब्रेन का, उसको मैं बंद कर दूं। तो ये चीज़ योग के अंदर है और इसकी विधि भी है, और इसके लिए तावरिया जी ने साइन भी दिया है कि किस प्रकार दो जो वाल है, एक ऊपर का वाल और नीचे का वाल, इसमें कब कौन सा वाल खोलना है और कौन सा बंद करना है, तब आप ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। और जब संसार की प्रवृत्ति करना है तो कौन सा वाल आपको ओपन रखना है, ताकि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम करेगा और आप जो है वो विचार की प्रक्रिया करके सांसारिक प्रवृत्ति कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें योग के अंदर आती हैं। तो इस तरह हमें जीना है और काम करना है। This is the picture of the complete or developed human being. The rest are still underdeveloped, and hence their shortcoming. But to none is denied this state of completeness. तो जो व्यक्ति इस तरह, जैसे हमने बात की कि भाई कौन सा ब्रेन का उपयोग करना है, ए को बंद करके सी को चालू करना है, या सी को अभी छोड़ दो और ए या बी का उपयोग करो, ये जिसको आता है ऐसे व्यक्ति को हम कंप्लीट और डेवलप ह्यूमन बीइंग कहेंगे। बाकी जो है वो अंडर डेवलप है, अभी कई लोग उसका विकास कर रहे हैं, कई लोग बिल्कुल उसका काम नहीं करते हैं, और उसकी जो शॉर्टकमिंग है, उसकी खामियां हैं, वो उसे ये अंडर प्रोसेस जो है उसके लिए उसकी ये खामियां इसके अंदर है। पर ऐसा है नहीं कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं हो सकता। वो साधना करता है और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो
कंप्लीट ह्यूमन बीइंग या डेवलप ह्यूमन बीइंग की तरफ जी सकता है, इस चीज को कंप्लीट कर सकता है, स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस को वो ला सकता है। गीता इज वंस अगेन वेरी क्लियर ऑन दिस इश्यू। These those who cling to higher life only and not realize this real art of living life concurrently, it says, having reached the world where the religious dwell and having remained there for a long time, he who has slipped away from spirituality will be born again in the family of the pure, benevolent and prosperous. एक मिनट। तो क्या कहते हैं गीता के अंदर, फिर से वो गीता में ये जो हायर लाइफ को ही खाली चिपक के रहते हैं और रियल जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसके साथ साथ में चलना नहीं ये करते हैं, तो उन लोगों के लिए कहते हैं ये गीता के जो 6वां अध्याय है जो योग के ऊपर ही है, उसका ये एक श्लोक है, उसमें कहते हैं हैविंग रीच द वर्ल्ड वेयर द राइटियस वेल एंड हैविंग रिमेन देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब बात ये है कि सवाल ये होता है कि जो योग साधना करता है और फिर उसकी साधना कंप्लीट नहीं होती है और वो गुजर जाता है, ऐसे व्यक्ति को योग भ्रष्ट आत्मा कहते हैं। पर वो जो हायर योगा है वो करता है और कंप्लीट हुए बिना गुजर जाता है, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। सामान्य साधक के लिए ये शब्द नहीं है। जो योग के अंदर काफी आगे बढ़ रहा है फिर भी वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एनलाइटन नहीं हुआ है, अभी उसको निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी कोई व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को योग भ्रष्ट आत्मा कहते हैं। और वो लंबे समय तक जो है वो जिसको स्वर्ग कहे या जो कहे ऐसी स्थिति के अंदर वो रहता है मर जाने के बाद में। फिर जब उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है तो फिर वो ऐसे जगह पर लेता है कि जहाँ प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ इस प्रकार का शुद्ध और उदार भाव है। तो वो श्लोक है उसके अंदर ये शब्द आते हैं, सुचिता श्रीमंता ग्रह है। तो ऐसे जो माँ बाप है जो सुचिता मतलब पवित्र और श्रीमंत इस तरह का ग्रह के अंदर उसके घर के अंदर ये फिर योग भ्रष्ट आत्मा जन्म लेता है। मतलब वो ऐसे माँ बाप ढूंढते हैं और ऐसा ग्रह ढूंढता है कि जहाँ इस तरह की शुद्धि है, उदार भाव है और प्रॉस्पेरिटी भी है, ऐसी जगह के ऊपर वो योग भ्रष्ट आत्मा जन्म लेता है। तो ये गीता का श्लोक है और उसमें भी बात ये है कि फिर खाली अगर अध्यात्म का मार्ग लेके फिर चलेंगे तो फिर योग भ्रष्ट इस तरह हो जाते हैं, फिर भी उसको एक अच्छी जगह पर जन्म लेने का मौका तो मिलता है जहाँ से फिर वो आगे साधना कर सकता है। Therefore, preliminary work on oneself is essential. The education area of the brain, the thinking instrument is very essential. The education has nothing to do with accumulation of knowledge. There are people with no school education and yet this area of the brain is educated and cultured, and there are people with great college education but whose this area of the brain is not educated and cultured, and this makes one with knowledge far more dangerous and sinister a criminal, and through education and culture of this area of the brain A can prevent altogether all criminal and dishonest tendencies, but by teaching and not by preaching and sermons. अब ये पूरा लंबा एक पैरा है, उसके अंदर वो कहना ये चाहते हैं कि हमारा जो
ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है, उसको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। वैसे हम जो नॉर्मली हम जो एजुकेट के नाम के ऊपर जो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को पर क्या करते हैं कि हम एक्यूमुलेट नॉलेज करते, इकट्ठा ज्ञान को इकट्ठा करते हैं और उसको हम कहते हैं कि एजुकेटेड। कोई व्यक्ति कॉलेज जाता है और भी आगे का पीएचडी वगैरह करता है, काफ़ी सो कॉल नॉलेजेबल वो व्यक्ति हो सकता है क्योंकि उसने सब एक्यूमुलेट ही किया है ज्ञान, इधर से ये किताब में से वो किताब में से सब जगह से ये ढूंढ ढूंढ के ज्ञान को इकट्ठा किया है। तो ऐसे व्यक्ति को हम एजुकेटेड कहते हैं, पर वो सही माने में एजुकेटेड नहीं है। सही माने में एजुकेटेड तो मतलब तो ये कि ये जो एरिया जो है ब्रेन का एरिया वो इस तरह बने कि जो जब और जिस तरह उसको काम करना है इस तरह वो काम करे, वो हमारे अंकुश के अंदर हो, न कि वो अपनी मर्जी से काम करे। तो इस तरह इसको ये एरिया को हमें एजुकेट करना है और वो बहुत एसेंशियल भी है, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कॉलेज नहीं गया है, हायर एजुकेशन नहीं लिया है, फिर भी वो व्यक्ति एजुकेटेड और कल्चर हो सकता है। और दूसरे व्यक्ति की जो जिसने हायर डिग्रीज ली है, ऐसे व्यक्ति का ब्रेन जो है वो एजुकेटेड नहीं होता है, कल्चर नहीं हो सकता है। और उसका डेंजर परिणाम ये आता है कि फिर ऐसे व्यक्ति सिनिस्टर्स या क्रिमिनल बन जाते हैं, निम्न प्रकार की वो क्रियाएं चेष्टाएं करते हैं और क्रिमिनल प्रवृत्ति, क्योंकि कई क्रिमिनल होते हैं ऐसे शार्प होते हैं, इसको वो अपना ब्रेन का उपयोग करके बहुत बड़ी बड़ी ठगाई करते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं ये ब्रेन का इस तरह उपयोग करके, क्योंकि एजुकेटेड है वो इस तरह का डिग्री वगैरह का एजुकेटेड है या ब्रेन का इस तरह का ये उसका ये है, तो वो इस तरह गलत काम के अंदर फिर वो ब्रेन की जो है उसका वो उपयोग करते हैं। पर जब हम रियल इसको ब्रेन को एरिया को एजुकेट करेंगे तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्रिमिनल डिसऑनेस्ट टेंडेंसी से हम छुटकारा पा सकते हैं, उसको भी रोक भी सकते हैं। पर इसके लिए टीचिंग की ज़रूरत है, न कि प्रीचिंग और सरमन की, मतलब उपदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। सही माने में जो है टीचिंग व्यक्ति का होना चाहिए और इस तरह वो टीचिंग से वो या प्रैक्टिस से वो एजुकेट होना चाहिए, उसका ए पार्ट ब्रेन का एजुकेट होना चाहिए। फर्दर future humanity and future civilization will prove that if this area A is not educated and cultured, enormous future scientific knowledge will be used by a race of humanity that will be totally godless and heartless। अब यही सबसे बड़ा एक डेंजर पॉइंट ये यहाँ है कि फ्यूचर में अगर ऐसा जो साइंटिफिक नॉलेज जो आएगा वो इस बहुत अधिक मात्रा के अंदर इस प्रकार का ये साइंटिफिक नॉलेज अगर निकल के आते हैं और ऐसे व्यक्तियों के हाथ में, पर आज कैसा है कि देखो हमारी ह्यूमैनिटी है एक थ्रेशोल्ड के ऊपर है कि हम एटम बॉम्ब के ऊपर जी रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर की संभावना होती है, इस तरह के जगत में हम जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि यही है कि जिन लोगों का ये थिंकिंग एरिया जो है वो एजुकेट और कल्चर नहीं हुआ है, ऐसे लोगों ने जो है वो अपने बुद्धि या अपने ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके कुछ साइंटिफिक स्टडी कर लिया है, कुछ ढूंढ लिया है। पर ये चीज़ जो है आफ्टर ऑल ऐसे लोगों के पास जाएगी जो गॉडलेस है और हार्टलेस है, जिसको न भगवान को मानते हैं, न कोई भाव वगैरह में ह्यूमैनिटी में मानते हैं, ऐसे लोगों के पास ये सारी चीज़ें चली जाती है तो एक बहुत बड़ा थ्रेटन संसार के लिए, एक पूरे जगत के लिए हो जाता है। तो ये इसीलिए ये एजुकेशन हमारा बहुत ज़रूरी है कि थिंकिंग एरिया का एजुकेशन होना चाहिए। और एजुकेशन के नाम पर खाली ज्ञान इकट्ठा करने की बात नहीं,
पर सही ढंग से उसको प्रैक्टिस कर करके उसको एजुकेट करना चाहिए। तो यहाँ ये जो है 7th मीटिंग पेपर है ख़त्म होता है। उसके बाद में ये जेरोक्स बुक के अंदर तो सब रिकैप्चुलेट दिया है आगे की मीटिंगों का, तो उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम पढ़ के ही आए, तो ये सब हम छोड़ देते हैं। फिर पपेट्स आता है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। ये भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर वो लास्ट में देखेंगे। अब जिस तरह ब्लैक वॉल्यूम के अंदर है, इस मीटिंग के बाद में 8th मीटिंग जो है वो पहले थोड़ा देख लेते हैं, बाद में ये बीच में वाला पार्ट देखेंगे। तो अभी 10 मिनट है, तो ये 8th मीटिंग थोड़ा 1-2 पैराग्राफ पढ़ते हैं। उसके बाद में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 8th मीटिंग कंटिन्यूएशन फ्रॉम 7th मीटिंग, उसकी डेट है 31st January 1985। We have noted the danger and blessings of either not educating and imparting culture to a area of the brain or in educating and imparting culture to a area of the brain। तो हमने क्या देखा है पिछली मीटिंग के अंदर कि अगर ये ब्रेन का ये एरिया है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया है, उसको हम एजुकेट करते हैं और कल्चर बनाते हैं, उसको सुसंस्कृत बनाते हैं और उसको शिक्षित करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं और उसका क्या नुकसान है, दोनों चीज़ हमने देख ली। अगर नहीं एजुकेट करते तो वो क्या किस तरह डेंजरस है, और अगर उसको एजुकेट करते हैं तो किस तरह वो ब्लेसिंग के रूप में हमें हेल्प करेगा। ये सब हमने 7th मीटिंग में देखा है। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट whether I am zero or I am wonderful. Now the sinister and dangerous question arises, will I be the future criminal or the future saint? And this applies to the whole coming humanity. And the question becomes urgent daily, for higher and more sophisticated knowledge and weapons are available, and if we do not awaken to the need of educating and imparting culture to a area of the brain, we are inviting great trouble, and we may one day annihilate one another. No use crying out that this is Kali Yuga. We are knowingly creating it. अब यहाँ ये कहते हैं कि जिस तरह हम हमारे ब्रेन को एजुकेट करेंगे उसके मुताबिक हम संत की कैटेगरी में, मतलब एक अच्छे इंसान की कैटेगरी में जा सकते हैं, या कोई फ्यूचर का क्रिमिनल भी बन सकते हैं। अगर हमने इसको डेवलप नहीं किया तो फिर हम फ्यूचर के क्रिमिनल भी हो सकते हैं, और अगर हमने इसको डेवलप किया तो हम संत के कक्षा में या एक अच्छे इंसान के रूप में हम जी सकते हैं। क्योंकि ये जो आजकल जो सोफिस्टिकेटेड नॉलेज और जो वेपन जो आ गए हैं, और उसके कारण इसको ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एक ग्रेट ट्रबल के अंदर हम आ जाएंगे। जैसे अभी हमने बात की, इस तरह ऐसे लोगों के हाथ में अगर ये सब चला जाएगा तो फिर जो जीवन है हमारा वो एक मुश्किल हो जाएगा। अगर एक वर्ल्ड वॉर होता है तो इसमें इतनी खाना खराबी होती है कि कितनी पीढ़ियों तक इसको भुगतना पड़ता है। तो एक हम अपने अंदर ही हम सबको इनहेलेट करते रहेंगे, एक दूसरे का नाश करते रहेंगे इस तरह हम। तो फिर हम रोक कर कहते हैं कि भाई ये तो कलयुग है, इसमें ऐसा है। तो ये सब बातें हैं। हम अपने आप को एजुकेटेड करके, हमारे ब्रेन को एजुकेटेड करके इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और अगर पूरी ह्यूमैनिटी इस तरह कल्टीवेट होती है तो पूरी ह्यूमैनिटी इस तरह की ये सिनिस्टर चीज़ों से और क्राइम से बच सकती है।
Now to continue further, there are practices that educate this area A of the brain. But preaching morals and sermons can and will never educate this area. The value placed on satsang is great, but an age of satsang is equal to a year of training consciously. Once this area A reaches the diagram stage 3A, meaning formula 5221 is firmly established, with the necessary intensities our brain area A is educated. तो यहाँ लास्ट में क्या किया, एजुकेशन क्या है इसकी एक बात कर दी है, क्योंकि हमें प्रश्न ये होता है कि भाई ये इसको एजुकेट करना है तो क्या एजुकेट करना है, किस तरह एजुकेट करेंगे। तो लास्ट में ये बात उन्होंने बताई कि जो 5221 की फॉर्मूला है, हमारे IESM केंद्रों है, उनको अगर हम 5221 के स्टेज के ऊपर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसको 3A भी कहते हैं, तो सही माने में हमारा ये जो है वो हम एजुकेटेड हुए हैं। वो न कि कुछ ज्ञान इकट्ठा करके उन ज्ञान से तो हम मुक्त हो जाते हैं, पर ये जो है अंदर का IESM केंद्रों का एक बैलेंस अंदर आ जाता है, वो चीज़ यहाँ है। और ऊपर क्या कहते हैं कि ये प्रीचिंग या सत्संग से नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ भारत के अंदर सत्संग का बहुत महिमा होता है। लोग कहते हैं कि भाई सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग से ये होगा वो होगा, पर कहते हैं कि भाई ये जो सत्संग है वो अगर सत्संग आप इतना लंबे समय तक एज तक करेंगे, मतलब कि एक युग तक अगर आप सत्संग करते हैं और दूसरी ओर आप 1 साल के लिए ये ब्रेन एरिया के ऊपर काम करते हो, साइंटिफिक योग करते हो, तो जो एक युग तक सत्संग करने में जो आपको फल मिलेगा वो फिर सिर्फ 1 साल के अंदर आप ये एरिया को आप एजुकेट कर पाओगे। बाकी तो ये एरिया को एजुकेट करने में पूरा एक युग निकल जाएगा, फिर भी वो हो पाएगा या नहीं वो सवाल एक है। पर अगर साइंटिफिक योगा से हमने काम किया, साइंटिफिक अप्रोच से योगा, तो फिर ये जो है वो 1 साल के अंदर भी हम इसको ये ट्रेन कर सकते हैं। तो ये एक बात अब क्लियर हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एजुकेशन इस एरिया का क्या है और किस तरह करना है। तो 5221 का जो रेशियो है इसको हमें एस्टेब्लिश करना है, उसको रियल अर्थ में हम एजुकेशन कहेंगे। बट सच educated brain with the knowledge available, this area of the brain A cannot do the work of the mind or the work of the other areas of the brain B and or C. This must be clearly understood. तो ये जो एजुकेटेड ब्रेन है हमारा अभी, जो नॉलेज अवेलेबल है, इस तरह का जो हम अभी इसको एजुकेट करते हैं, जो सो कॉल डिग्रियों का, वो उससे जो है वो हम न मन के ऊपर काम कर सकते हैं और न कोई हमारे दूसरे जो ब्रेन की एरिया है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। अब फिर आगे दूसरी बात आती है, अलग अलग जो ब्रेन की स्थिति के बारे में अंदर बात करते हैं, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ 2-3 मिनट बाकी है, तो कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। बोलिए, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। लास्ट टाइम तो मैं वाज एब्सेंट एक्चुअली जी। इस टाइम या अभी दो सर प्रश्न है। हाँ, एक तो है कि अपना जो हम जो ये कॉन्शियसली पढ़ते हैं, हाँ, उसमें हमारा जो एक प्रयत्न होता है, प्रैक्टिस जो होती है, वो अपने चित्त जो भागता है उसको कंट्रोल में करने की बात है। वो सीधा कंट्रोल की बात नहीं है, हम उसको पैसिव बना देते हैं। कॉन्शियस स्लीप में, हाँ सर, पैसिव कॉन्शियस स्लीप में करते क्या है कि जो हमारा जो ब्रेन या जो इसको हम जो
थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का ये एरिया जो अभी हमने जिस तरह देखा किताब में, हाँ, उसको वो जितना एक्टिव रहे तो इसको पैसिव बना देना है। दूसरी भाषा में कहते हैं तो अगर कॉन्शियस स्लीप की भाषा में उसको कहेंगे तो इसको हम एक पैरालिसिस की स्थिति में स्लीप पैरालिसिस डेवलप करते हैं। मतलब जैसे कि एक शरीर को पैरालिसिस होता है तो क्या है कि व्यक्ति हाथ में पैरालिसिस है तो हाथ को उठा नहीं सकता है, पैर में पैरालिसिस आ गया तो पैर को उठा नहीं सकता है। तो यहाँ हम ब्रेन को एक ऐसी पैरालिटिक स्थिति के अंदर ले जाते हैं, इतना पैसिव बना देते हैं कि उसके अंदर बहुत एकदम सूक्ष्म रूप में या एकदम कम विचार उत्पन्न होते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि हम ज़्यादा बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। और जितना बॉडी रिलैक्स होता है, क्योंकि जो हमारा मसल्स के साथ की हमारे अंदर मसल्स के साथ में हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत सारी जुड़ी होती है। तो आपका मसल जितना टाइट रहेगा इतनी ब्रेन की एक्टिविटी के अंदर कुछ और फर्क पड़ता है। तो जब इतना हम डीप में रिलैक्स करते जाएंगे ये कॉन्शियस स्लीप के अंदर, तो ब्रेन एकदम अंदर रिलैक्स होता जाएगा, क्योंकि एक और मसल्स को रिलैक्स करते हैं, दूसरी ओर हमारा ब्रेन रिलैक्स होता जाए, तभी ध्यान की या गहराई में जाने की संभावना बनती है। तो कॉन्शियस स्लीप जितनी अच्छी तरह आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी मास्टरी आ जाती है कि अब ब्रेन जैसे कि एक पैरालिटिक स्थिति के अंदर आ गया और विचार लगभग एकदम कम हो गए, तब कॉन्शियस स्लीप का सही माने में उपयोग होता है। वरना तो खाली एक आराम कर लिया ऐसा फिर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि सूचना सेवन का देह करके अपने अभी सामने बताया कि तो ये योग में जो भ्रष्ट होता है, तो मतलब कि प्रत्याहार की बात की स्थिति में की बात है कि उसके पहले की बात होगी? कौन सी स्थिति का? ये सुचिनाम सेवन के। हाँ, वो योग भ्रष्ट वो तो प्रत्याहार से भी आगे, प्रत्याहार तो है ही उसके अंदर। योग भ्रष्ट का मतलब कि जिसने अभी योग को काफी हद तक आगे कर लिया है, पर भ्रष्ट शब्द का मतलब यहाँ कोई एक नेगेटिव अर्थ में नहीं है। हम जैसे इस संसार में कहते हैं ये भ्रष्ट हो गया, इस तरह का अर्थ में नहीं है। योग भ्रष्ट का मतलब कि योग अटक गया, इसका योग जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया किसी वजह से, उसकी आयु हो गई, उसका आयुष्य खत्म हो गया या कोई भी कारण हो, तो उसके कारण वो उसका योग को कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसको योग भ्रष्ट कहा जाता है। और वो बहुत एडवांस योगी ही होता है, बहुत एडवांस योगी होता है। तो वो तो नहीं, सी की साधना की हो अलग बात है। सी की बात क्या है, नॉर्मली तो सी का तो एक साधना का ये है। हकीकत में जीना है तो वो बी में ही जीना है। जो जिसने सी में जाके साधना भी कर ली, जैसे लास्ट टाइम आप नहीं थे पर हमने पढ़ा था कि भाई बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध ने तो 6 साल के अंदर वो तो एनलाइटन हो गए थे घर छोड़ने के बाद 6 साल में। बाकी जो वो 80-90 साल तक जिए थे, तो बाकी का जीवन जो था वो 3B के स्टेट के अंदर वो जीते थे। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। वो तो बुद्ध तो वो तो उसका तो योग कंप्लीट हुआ था, उसके लिए तो ये प्रश्न नहीं है। पर ऐसे जो लोग हैं कि जो अभी 3A के अंदर तो कम से कम एस्टेब्लिश हो गए, जो अभी हमने पढ़ा, इस तरह की स्थिति में आ गए हैं, प्रत्याहार से भी आगे साधना जो ने की है, ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहते हैं। पर वो कोई शब्द की डेफिनेशन नहीं है कि ये स्टेज में है वही योग भ्रष्ट है। 3A वाला भी हो सकता है, B वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है।